चलें आगे चलते हैं। अब हमने देखना है क्या उम, मैं आपको ना हाइपोथैलेमस के मतलब थोड़ा-सा बता दूँ हाइपोथैलस में क्या होता है। वैसे तो ये एक ही है ऑर्गन, लेकिन अब थोड़ा-सा अगर समझने की कोशिश करें ना, आप यूँ कहें कि इसके ना एक हाइपोथैलेमस थर्ड वेंट्रिकल है हमारे पास में, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग कैसे काट के देखते हैं ऊपर से। ये थर्ड वेंट्रिकल है और इस थर्ड वेंट्रिकल के ना साइडों पे यहाँ लाइक ये पड़ा है हाइपोथैलेमस इस तरह करके। ये पीछे लाइक अगर मैं आपको इसकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताऊँ तो सपोज़ ये थैलेमस पड़ा है, ठीक है? ये थैलेमस पड़ा है और इसके सामने ना इस तरह इधर पड़ा है हाइपोथैलेमस, ठीक है? बाकी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इसमें आप देखें, ये देखें ये है हाइपोथैलेमस। इसमें अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये थैलेमस है और थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस। ये गोल सा थैलेमस है, ये एक साइड का थैलेमस है, इस साइड पे दूसरा थैलेमस आएगा। इसी तरह यहाँ हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस एक ही होता है, इसके दरमियान में ना असल में थर्ड वेंट्रिकल पड़ा होता है, तो इसलिए बीच में एक स्पेस है। तो जो ये ब्लू एरिया किया हुआ है ना, तो आप समझ लो कि ये थर्ड वेंट्रिकल की स्पेस है। तो ये इस तरह होगा, लाइक 2 होंगे बीच में स्पेस होगी, तो ये पूरा एक ही हाइपोथैलेमस है। सही है, यहाँ तक। और करीब से देखें तो ये चीज़ है, ये थैलेमस आ रहा है ऊपर, ये हाइपोथैलेमस है। यहाँ एक कैविटी होगी इसके दरमियान में, इसको थर्ड वेंट्रिकल कहेंगे हम लोग। और ठीक है, तो अब मैं आपको मज़ीद थोड़ी-सी अपनी तरफ से बातें बताऊँ। तो अब इसका ये होता है जो हाइपोथैलेमस है ना, इसकी दोनों तरफ वाला लाइक इसकी ना इस ये थर्ड वेंट्रिकल आ गया, बीच वाला ये ऊपर से देख रहा हूँ काट के ऐसे। तो इसकी ना इसकी जो ये वाली साइड है अपने पास, सही है, इसको आप इस तरह डिवाइड कर सकते हो। तो इसकी ये लैटरल साइड है, ये लैटरल साइड है इसकी, और ये मीडियल साइड है हाइपोथैलेमस की, ये मीडियल साइड है हाइपोथैलेमस की, ये बात याद रह जाएगी। अच्छा, इधर पड़ा होता है हंगर सेंटर, लैटरल में हंगर सेंटर, सही है, और मीडियल में पड़ा होता है सैटिस्फैक्टरी सेंटर। हंगर और एंगर मतलब भूख, जब बंदे को भूख नहीं लगती तो जब भूख लगती है तो गुस्सा आता है ना, इसी तरह जब खा लेते हैं तो उसको स्टैटी मतलब सुकून मिल जाता है। तो प्लेयर और स्टैटी सेंटर ना इधर मीडियल साइड में पड़े होते हैं। एक आपने ये बात याद रखनी है, सही है। मज़ीद देखते हैं, अब मैं आपको ये दिखाऊँ। अच्छा, इसमें आपने क्या देखना है, आपने ना ये देखो, इसके अंदर ना कुछ और न्यूक्लियाई भी पड़े होते हैं। ये अपने पास आ गया ऑप्टिक कियास्मा, सही है, ये तो सही है। ऑप्टिक कियास्मा के ना, ये ऑप्टिक कियास्मा इसके ऊपर पड़ा होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, इजी नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ऑप्टिक कियास्मा के ऊपर वाला सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। और जो जो एक तो ये आ गया ना एरिया जहाँ पड़ा हुआ है सुप्रा ऑप्टिक, इससे आगे वाला एरिया यहाँ इसके प्री ऑप्टिक, है ना, ऑप्टिक कियास्मा से प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस यहाँ आएगा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस यहाँ आएगा। और ये पोस्टीरियर पोस्टीरियर थैलेमस हाइपोथैलेमस आ गया। इतना फिलहाल के लिए काफ़ी है, ये बात याद रख लें आप। तो हम आगे देख लेते हैं अब। अच्छा, जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है वो समझ, जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ये वो पता तो चल गया ना कि किधर होते हैं। और वो करता क्या है, वो है एडीएच प्रोड्यूस करते हैं, सही है। तो बस ये रट्टा मार लें, जस्ट भी कर लें, या फिर मैं तो यूँ कहता हूँ कि लाइक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है ना, तो उसमें ये है कि बिल्कुल ऑप्टिक कियास्मा के ऊपर रखा है ताकि देख-देख कर पानी को ना इस्तेमाल करें, अभी पानी को ज़ाया करें, ठीक है? तो इसलिए ये एडीएच प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो सैटिस्फैक्टरी है सेंटर, वो कहाँ था? मीडियल, वेंट्रोमीडियल कहते हैं एक्चुअली, मीडियल साइड पे था। और जो अगर लैटरल साइड पे कौन-सा था, वो था हंगर का। अगर लैटरल साइड का हाइपोथैलेमस तबाह हो जाए तो बंदे को भूख नहीं लगेगी। कूलिंग ऑफ बॉडी, हुँ, मैंने आपको बताया था प्री ऑप्टिक एरिया, आपको याद है कि अगर मैं ना लाइक ड्रा करूँ ऐसे एक रफ सा मिनट, ये इसको अगर मैं कहूँ ऑप्टिक कियास्मा है ना, तो ये वाला एरिया जो है ये है प्री ऑप्टिक, ये अपने पास आ गया सुप्रा ऑप्टिक, यहाँ आ गई सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। और पोस्टीरियर इधर आ गया, पोस्टीरियर इधर आ गया। हम लोग ना मीडियल साइड देख रहे हैं हाइपोथैलेमस की, मीडियल साइड। अगर मीडियल साइड देख रहे हैं तो यहाँ मीडियल कौन सा होता है, सेटेटी वाला एक होता है ना, वो भी सपोज यहाँ पड़ा है,
जो कि सैटिस्फैक्टरी फील करवाते हैं हमें। वेंट्रोमीडियल, ये वेंट्रोमीडियल है। और ये आ गया पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, सही है। और ये आ गया अपने पास सुपरा ऑप्टिक, सही है। और ये आ गया, ये वाला एरिया आ गया प्री ऑप्टिक। अच्छा, यहाँ एक और न्यूक्लियस होता है, जिस तरह यहाँ एक और न्यूक्लियस होता है इसमें सुपरा ऑप्टिक वाले एरिया में ना, इसे कहते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस, सही है। ये आ गया एंटीरियर हाइपोथैलेमस। ये बात बस आप याद कर लें, फिर मैं आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा काम हमारा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक? मैंने आपको बताया, अच्छा ये ना नीचे पिट्यूटरी लटक रहा है। तो मैंने आपको बताया हम मीडियल साइड देख रहे हैं, ये ऑप्टिक क्याज्मा है, इसमें प्री ऑप्टिक एरिया में एक प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस पड़ा है, सुप्रा ऑप्टिक में एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पड़ा है, और साथ में एक पड़ा है एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो इधर पड़ा है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, जो कि सैटिस्फैक्टरी का सेंटर है, हैप्पीनेस का सेंटर है, सही है। और जो इधर पड़ा है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस पीछे करके। अब जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है ना, ये हमारा है कूलिंग सेंटर। जब हमारी ज़्यादा हो जाएगा ना मतलब ज़्यादा हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर, तब ये एक्टिव होगा और ये कूलिंग करवाएगा। और जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है ना, ये है हमारा वार्म का सेंटर। जब 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 ठंडा हो जाएगा बॉडी ज़्यादा, कोर टेम्परेचर कम हो जाएगा, तब ये एक्टिव होके हमें शिवरिंग करवाएगा और हमें हीट प्रोडक्शन करवाएगा। और हाइप जब एंटीरियर एक्टिव होगा तब ये क्या करेगा, मतलब जब ज़्यादा गर्मी होगी तब ये एक्टिव होगा और ये पसीना स्वेटिंग करवाएगा। इन दोनों के लिए सबसे आगे पड़ा होता है पोस्टीरियर ऑप्टिक न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो यहाँ करके पड़ा है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके पास है सेंसरी न्यूरॉन्स, गर्मी और सर्दी को डिटेक्ट करने के लिए, कोर बॉडी के टेम्परेचर को। तो एक्चुअली में बैठा सबसे आगे ये होता है, ये देखता है कि टेम्परेचर कैसे है। अगर तो टेम्परेचर है ज़्यादा जा रहा, तो ये करेगा, ये जाके कूलिंग सेंटर को जो बिल्कुल इसके पीछे पड़ा है एंटीरियर हाइपोथैलेमस को, उसको एक्टिव करेगा और उसे कहेगा, ये न्यूक्लियस है एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, उसको कहेगा कि ये कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करो, तो वो पसीना शुरू करवा देगा, ठीक है। और अगर वो देखेगा प्री ऑप्टिक के नहीं, ठंड बॉडी कोर टेम्परेचर ठंडा कम हुआ है, तो ये जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है उसको कहेगा कि चलो शिवरिंग स्टार्ट करवाओ ना। तो ये बात आपने, बस इतनी सी बात अगर आपने समझ ली, तो अब हम लोग ना ये फौरन से पहले कर लेते हैं। अच्छा, कूलिंग ऑफ बॉडी में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व हो रहा है। वार्मिंग ऑफ बॉडी में भी यही इन्वॉल्व हो रहा है। कूलिंग में इसके अलावा कौन इन्वॉल्व हो रहा है? एंटीरियर हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है। एक्टिवेशन ऑफ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की, अगर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस की एक्टिवेशन क्या करेगी? शिवरिंग करवाएगी, हीट प्रोडक्शन करवाएगी। अच्छा, हीट कंजर्वेशन इज कैरिड आउट बाय, हाँ, कंजर्व नहीं करता ये, सॉरी, कहाँ कंजर्व करेगा ना, लाइक जब जब कोर टेम्परेचर कम होगा तब भी एक्टिव होगा ना, शिवरिंग करवाएगा और टेम्परेचर को कंजर्व करेगा, वेजोडाइलेशन स्किन को कम कर देगा। फंक्शन ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस, क्या फंक्शन है? टेम्परेचर कंट्रोल है, ठीक है। ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन यही होगा। अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से ऊपर चला जाए, ज़्यादा हो जाए, तब एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिव होना चाहिए। और अ, और स्वेटिंग होनी चाहिए, नहीं और हाँ, स्वेटिंग होनी चाहिए, सही है। टेम्परेचर रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय एंटीरियर हाइपोथैलेमस, बिल्कुल करता है। बॉडी टेम्परेचर कंपेयर्ड विद टेम्परेचर कंट्रोल सेट पॉइंट विच एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व एंटीरियर हाइपोथैलेमस, जो भी लिखा है इसने। अच्छा, फीवर का उसने थोड़ा सा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि एक बंदे को फीवर कैसे होता है। आपको पता है कि बैक्टीरिया आते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस जाके हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनवाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो फिर सेट पॉइंट को बदल देते हैं। कि हाइपोथैलेमस ने जो सोचा हुआ था कि मैंने 37 पे रखना है कोर बॉडी टेम्परेचर, तो वो खराब होकर उसका बन जाता है लाइक 39 या 40 पे रखना है। तो उसको, तो ठीक है ना, तो इसलिए फिर वो ना 40, तो बंदे को बुखार हो जाता है। तो बुखार में सर्दी भी इस वजह से लगती है कि जो हमारा बंदे का खुद का 39 डिग्री होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस सोची बैठा होता है कि नहीं मैं तो 40 करवाना है, तब उसकी नज़र में कम है टेम्परेचर, तो इसलिए वो शिवरिंग करवा के हीट प्रोड्यूस करवाते हैं और ठंड लगती है हमें। खैर, जो भी लिखा है उसने, एक बॉय है वो गर्मी में खड़ा है, तो क्या होगा? क्यूटेनियस हाइपरईमिया हो जाएगा ना, क्यूटेनियस की सप्लाई, क्योंकि अंदर गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो वो
निकालनी है तो स्किन की तरफ वेसल्स की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी ताकि हीट डिसिपेट हो और स्वेटिंग भी होगी। वेपरेशन नॉन हाइपोथैलेमस है जो ऊपर बैठ के कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहा है। एक बंदा है ये ना कार्लमैन सिंड्रोम है, ये अलग से उसने उठा के दे दी बात। नहीं अलग से तो नहीं, हाइपोथैलेमस के साथ रिलेटेड है। वो ऐसे कि कहता है एक बंदा है उसको ना सूंघने मतलब उसको कोई स्मेल खुशबू कुछ नहीं आती और उसको ना हाइपोगोनेटिज्म है, मतलब उसकी ना जो जेनिटलिया वगैरह वो डेवलप नहीं है, इस तरह प्यूबर्टी वगैरह नहीं है उसके। तो तो उसको ना कहाँ मसला होगा, हाइपोथैलेमस में मसला होगा। अब जो कार्लमैन सिंड्रोम है ना, इसमें ये होता है कि आपको पता है ना हाइपोथैलेमस मल्टीपल तरह के हार्मोन्स जीएनआरएच वगैरह सारे प्रोड्यूस करता है, सीआरएच प्रोड्यूस करता है, एसीटीएच भी बाद में बनता है सब कुछ। तो जो है ना अपने पास जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके ना न्यूरॉन्स पड़े होते हैं ऑप्थेल्मिक और फैक्ट्री एरिया पे पड़े होते हैं और इन्होंने ना फिर ट्रैवल करके आना होता है अपने ये हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है? इसके पास आना होता है ट्रैवल करके। तो इन बच्चों में ये नहीं हो पाता। तो जो जीएनआरएच की जो न्यूक्लियाई है ना वो वहीं पर रह जाते हैं और फैक्ट्री एरिया में। एज ए रिजल्ट इनकी यहाँ इनका जीएनआरएच भी नहीं रिलीज हो पाता और दूसरा जिनका और फैक्ट्री एरिया वो भी तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से एनोस्मिया होगा इनको कि कोई चीज़ जो है ना वो इनको सूंघ नहीं पाएंगे और दूसरा इनको प्यूबर्टी डेवलप नहीं हो सकी होगी इनमें ना। आगे चलते हैं। एक फीमेल पेशेंट है, उनको ना क्या हो गया है, उनको ईटिंग हैबिट्स उसकी कम हो गई है, वज़न कम हो गया है, तो कहाँ मसला है? लेटरल हाइपोथैलेमस में। हंगर सेंटर उसका तबाह हो गया है, तो भूख कैसे लगेगी? बीटा एंडोर्फिन प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। अच्छा बीटा एंडोर्फिन क्या है? ये ना ये ओपियोइड्स हैं, हमारे एंडोजीनस ओपियोइड्स हैं और ये ना यूफोरिया करवाते हैं, पेन भी कम करते हैं, यूफोरिया भी करवाते हैं। कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ये ब्रेन स्टेम से रिलीज़ होते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं ना, इन सब जगहों से रिलीज़ होते हैं। तो कब कब रिलीज़ होते हैं? ये रिलीज़ होते हैं जब मतलब जब आप खुश होते हो, जिस तरह के एक्साइटमेंट में रिलीज़ होते हैं, पेन में भी रिलीज़ होते हैं क्योंकि बीटा एंडोर्फिन ओपियोइड्स भी है ना, पेन को भी कम करते हैं। सेक्स में रिलीज़ होते हैं और मतलब इस तरह एक्सरसाइज में रिलीज़ होते हैं। तो ये बीटा एंडोर्फिन्स हैं जो आपको ऐसे लाइक यूफोरिया कॉज़ करते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस में से रिलीज़ होते हैं, बिल्कुल ऐसा। पिट्यूटरी हार्मोन्स, अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड से भी रिलीज़ होते हैं। तो उसने वही बात पूछी है, पिट्यूटरी का कौन-सा हार्मोन है जो कि ओपियोइड है, पेप्टाइड है, तो वो बीटा एंडोर्फिन है, सही है। और अच्छा इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस अगेंस्ट हाइपोथैलेमस। वैसे ना जितने भी अपने ये ऊपर से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जीएनआरएच, सीआरएच, सोमैटोस्टेटिन या फिर कुछ भी, मोस्टली इनमें से ना सारे ऐसे होते हैं जो स्टिमुलेट करते जाके ना पिट्यूटरी के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं मजीद हार्मोन्स बनाने में। लेकिन एक हार्मोन ऐसा है प्रोलैक्टिन, सही है, कि जो हाइपोथैलेमस से लाइक ये है ना पिट्यूटरी, तो एक हार्मोन ऐसा है प्रोलैक्टिन जो कि ना कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा होता है, सही है, और इसको इनहिबिट करना पड़ता है। तो जो हाइपोथैलेमस है ना वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी पेप्टाइड रिलीज करते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करता है जो आकर इसको इनहिबिट कर रहा होता है। तो वही उसने बात पूछी है कि कौन सा इनहिबिटरी फैक्टर है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, वो प्रोलैक्टिन के लिए करता है। डिक्रीज एपेटाइट लेप्टिन, ये कंसेप्ट में गैस्ट्रो में भी दे चुका हूँ, लेप्टिन वाला। अच्छा लेप्टिन क्या चीज़ है? हमारे ना हमारे जो बॉडी के फैट स्टोर्स है ना, दिमाग ना सेट कर लेता है एक पॉइंट को कि लाइक मैंने इतना मोटा रखना है इस बंदे को, मतलब एक खास टाइम बाद अगर आप मोटे रहते हो ना, तो वो एडिपोसाइट्स जो है ना वो लेप्टिन रिलीज करते हैं। हमारे जो फैट है, जितना फैट है उतना उतना लेप्टिन प्रोड्यूस होगा। वो लेप्टिन जाके ना हाइपोथैलेमस को बताते हैं कि जो हमारे ना स्टोर्स गुड हैं, कोई मसला नहीं, चिल सीन है। लेकिन अगर सपोज वो बंदा ना डाइटिंग शुरू करता है, उसको उसको सोचता है मैंने पतला होना है, तो डाइटिंग करेगा, एडिपोसाइट्स कम होंगे, तो एडिपोसाइट्स कम होने से लेप्टिन भी कम होगा। लेप्टिन कम होगा ना तो हाइपोथैलेमस कहेगा कि स्टोर्स कम है हमारे पास, तो भूख ज़्यादा लगवाएगा। तो एज ए रिजल्ट वो अक्सर ऐसा होता है कि 90% केसेस में जो लोग सिर्फ डाइटिंग करके पतले होते हैं वो उनको ना फिर कुछ
अरसे बाद उनको दोबारा मोटे हो जाते हैं, उनको ज़्यादा भूख लगती है बाद में। तो वो इस हार्मोन की वज़ह से है। ये हाइपोथैलेमस ना मोटापे को भी बैलेंस करना शुरू कर देता है कि नहीं इसको इतना ही मोटा रखना है। तो इसलिए फिर साथ में अपनी एक्सरसाइज भी करनी होती है। और आगे आ रहा है कि लेप्टिन का ना एक और है, प्यूबर्टी में वैसे मतलब प्यूबर्टी जब शुरू होनी होती है ना, तब लेप्टिन का एक रोल है कि जिस तरह की इजाज़त लेता है हाइपोथैलेमस ना, चेक करता है सारी चीज़ों को कि मेरे पास सब चीज़ें पूरी हैं, तो वो लेप्टिन भी चेक करता है। लेप्टिन है ना, ये बताता है कि कितने बॉडी स्टोर्स हैं। तो हाइपोथैलेमस एक लेप्टिन का अगर ज़्यादा ही कमज़ोर हो ना बच्चे, जैसा कि कोई लड़की या लड़का बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उनमें प्यूबर्टी डिले भी हो सकती है। उसकी यही वजह होगी कि उसमें लाइक लेप्टिन बहुत कम है, तो वो जाके ना वो इजाज़त नहीं देगा। वो कहेगा कि नहीं यार, स्टोर्स है नहीं, अभी प्यूबर्टी शुरू ना करो। ठीक है ना? तो प्यूबर्टी शुरू करने से पहले हाइपोथैलेमस स्टोर्स चेक करता है कि मेरे पास फैट स्टोर्स हैं कि मैं चलो प्यूबर्टी का जो फ़ेज़ आना है, ये झेल भी लेगा कि नहीं। तो हाँ जी, लेप्टिन वेट और प्यूबर्टी में इन्वॉल्व होता है। और एक ब्लाइंडनेस के साथ ना ऑप्टिक क्याज़्मा, एक बंदे का ना ऑप्टिक क्याज़्मा डिस्ट्रॉय हो गया, और बिल्कुल जो इमीडिएटली उसके रिलेटेड ओवरलाइंग पार्ट था ना हाइपोथैलेमस का, वो भी साथ में डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसमें क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा, मतलब लैटरल हाइपोथैलेमस डिस्ट्रॉय होगा। तो इस बात को अपने याद कर लेना है। सही है, अभी के लिए इतना ही। मैं देख लूँ कोई और तस्वीर जो आपको दिखानी हो। बस ठीक है। तो यही आपको दिखाना था कि हाइपोथैलेमस कहाँ होता है।